नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सिंह, कंसल्टेंट कार्डियो डायबिटोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन, मेडिग्राम हॉस्पिटल सहारनपुर। सर्वप्रथम हमारे जितने भी श्रोता हैं फेसबुक पर, सबको शारदीय नवरात्रों की, विजयदशमी की, छठ पूजा की और आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक विषय लेके आपके सामने आए हैं, विटामिन B12। इसकी कमी या इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब से कुछ दिन पहले मेरे सहयोगी हैं ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर सिद्धार्थ बंसल, उन्होंने एक और विटामिन के बारे में आपसे चर्चा की थी, विटामिन D। तो हमने सोचा कि आज हम एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण विटामिन है, विटामिन B12, इस पे आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। मैं अपनी चर्चा के दौरान पहले ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये विटामिन B12 है क्या, ये कहाँ से हमारे शरीर में क्या क्या सोर्सेस हैं जहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसका शरीर में कार्य क्या है, ये किस तरह से जब हमें प्राप्त हो जाता है तो शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और इसकी कमी से क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कमी से क्या चीज़ें हैं जो हो जाती हैं जिसको कि हमें तकलीफ़ दे होती हैं या हमारी स्वास्थ्य को ख़राब करने का कारण बनती है। और अंत में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि इसका इलाज क्या है या इसके लिए क्या हमें करना चाहिए जिससे हम उससे बच पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। विटामिन B12 जो है वो विटामिन B जो एक कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप है, उसका एक सदस्य है। उसमें और भी चीज़ें हैं, और विटामिन B1 आपने सुना होगा, B6, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन। B12 की विशेषता ये है कि यह वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में घुलने वाला विटामिन है, और यह शरीर में स्टोर रहता है। ज़्यादातर जो और चीज़ें हैं जो पानी में घुलने वाली हैं, उनको स्टोर रख पाना शरीर के लिए संभव नहीं होता। तो विटामिन B12 है जो एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलने वाला विटामिन है, और ये शरीर में स्टोर रहता है। दूसरा एक विशेषता इसकी ये है कि विटामिन B12 है जो उसके सेंटर में रिंग है, जो उसमें एक मेटल होता है जिसको कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट का एक रिंग होता है जिसके चारों तरफ कोरीन एक दूसरा रिंग होता है, यानी कोबाल्ट प्लस कोरीन को मिलकर ये विटामिन बनता है, और इसका नाम है कोबालामिन। तो बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल में केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात समझने की है कि ये कोबाल्ट और कोरीन, ये दो रिंग मिलकर कोबालामिन बनाते हैं। जो लोग थोड़ा केमिस्ट्री जानते हैं वो समझते होंगे कुछ वैलेंसी होती हैं तत्व की, तो इसकी 6 वैलेंसीज होती हैं और 5 वैलेंसी फिक्स हैं, और एक छठा जो अंग है वहाँ पर विभिन्न चीज़ें जुड़ सकती हैं। एक्वस जुड़ सकता है, हाइड्रोक्सी जुड़ सकता है, मिथाइल जुड़ सकता है, एडिनोसिल जुड़ सकता है, साइनामाइड जुड़ सकता है। तो उसके कारण से कई बार बड़ी सारी चीज़ें विटामिन के इनएक्टिव फॉर्म आ जाते हैं, जो कि जिनको हाइड्रोक्सीकोबालामिन, मेथिकोबालामिन, साइनोकोबालामिन ऐसे नाम से हम जानते हैं। तो ये तो हुई एक केमिस्ट्री के बारे में। अब एक जो दूसरी चीज़ है कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, विटामिन B12 के साथ विशेष ये है कि यह शरीर में स्टोर रहता है, और लगभग 2 से 3 मिलीग्राम टोटल लिवर में स्टोर रहता है, जो हमारे शरीर में रहता है। और अगर हम देखें कि इसके दिन भर में ज़रूरत कितनी होती है, तो अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे कि दिन भर में लगभग हमें विशेष जो भी कार्य विटामिन के हैं हम जिस पे चर्चा करेंगे, 1 से 3 माइक्रोग्राम की रोज़ आवश्यकता होती है। या ऐसे मानते हैं कि 1 से 3 माइक्रोग्राम रोज़ शरीर से निकल जाता है, जिसको कि हमें रोज़ रिप्लेस करना है। टोटल 2 से 3 मिलीग्राम लीवर में रहता है, 1 से 3 माइक्रोग्राम लगभग रोज़ शरीर से निकल जाता है, जिसकी हमें पूर्ति करनी है। और अगर माने कि सब लोग बिना विटामिन B12 की डाइट भी लेते रहें, तो लगभग 3 से 4 साल का स्टोर हमारे शरीर में विटामिन B12 का रहता है। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये आप आगे देखेंगे, ये बड़ी आवश्यक हो जाएंगी समझने के लिए। अगर हम आते हैं विटामिन B की सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन B12 जो है वह माइक्रोब्स के द्वारा बनता है, और यह सिर्फ जो मांसाहारी भोजन है, नॉन वेजिटेरियन भोजन है, वहीं से शरीर को प्राप्त होता है, जिसमें मीट हो सकता है, मछली हो सकती है, या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हो सकता है। अगर हम दुनिया भर में अभी बात करें, जिसको हम वेगन कहते हैं आजकल, वेजिटेरियन, तो बड़ा सारा एक ग्रुप है दुनिया में जो कि वेजिटेरियन है या वीगन है, और वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। तो मतलब वो मिल्क से जनरेटेड प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। और हमारी सोर्स क्या है मैंने अभी आपको बताई, बहुत थोड़ी सी मात्रा है जो कुछ सब्जियों से या कुछ फलों से भी शरीर को प्राप्त होती है। अन्य विटामिन के साथ B1 है,
बायोटीन है, राइबोफ्लेविन है, उनके साथ प्राप्त होती है केले से या ब्लूबेरी से या ऑरेंज से या सेब से या पालक से या मशरूम से, पोटैटो से बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन बेसिक जो सोर्स है वह नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा भी मानना है कि अगर वेजिटेरियन सोर्स से प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है वेजिटेबल कंटामिनेटेड बाय माइक्रोब्स है, तब इसका जनरेशन हुआ है। तो हमने केमिस्ट्री समझी, हमने समझा इनके सोर्सेज क्या है। अब बहुत ही जल्दी से हम ये समझते हैं कि शरीर में कैसे आता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो जो विटामिन B12 है, जैसे ही हम मुंह से उसको खाते हैं, मुंह में आते ही हमारी जो लार बनाने की ग्रंथियाँ हैं, सैलिवरी ग्लैंड, वहाँ से एक तत्व निकलता है जिसे हाइपोक्लोरिन कहते हैं, और विटामिन B12 स्टमक में जाकर एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। स्टमक से जो हमारी एसिड बनाने की सेल्स हैं वहीं पर एक सेल से एक दूसरा तत्व निकलता है जिसको कि हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से जब ड्यूडेनम में और इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर पैनक्रियाज से जूस निकल आते हैं, तो पैनक्रियाटिन एक जूस है पैनक्रियाज का, जो विटामिन B12 से उस हाइपोक्लोरिन को जो आया था सलाइवा से उसको अलग कर देता है और इंटरफेरॉन वहाँ पर अटैच हो जाता है। और इस इंटरफेरॉन के साथ छोटी आंत का निचला हिस्सा, आइलियम जिसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाता है एक रिसेप्टर के थ्रू, और एक ट्रांसकोबालामिन 2 प्रोटीन है जिसके द्वारा यह ब्लड में चला जाता है और ब्लड से विभिन्न कार्य करता है। तो ओरल कैविटी से एक प्रोटीन के द्वारा, स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर ट्रांसकोबालामिन, और उसके द्वारा आइलियम से एब्सॉर्ब हो जाता है। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि जब हम देखेंगे कमी के कारण क्या है तो ये सब कारण आएंगे। एक और मैं बात बताऊं, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है 1920 से पहले विटामिन B12 के कम होने का सबसे बड़ा कारण इंट्रिंसिक फैक्टर का ना होना माना जाता था। एक तकलीफ़ है जिसको पर्नीशियस एनीमिया या हम पर्नीशियस डिजीज़ कहते हैं, वह कारण था। और 1934 में इस इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 के लिए एक साइंटिस्ट को, जॉर्ज हायट विपल नाम है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 1920 से पहले हमारे पास जो बड़ा कारण था वो ये पर्नीशियस एनीमिया था, जो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है जिससे विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमने थोड़ा सा समझा कि ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्या इसकी सोर्सेस है। अब हम आते हैं तीसरे विषय पर। अगर हम देखें तो शरीर में एक तो मैंने जैसे बात की, एक पर्नीशियस एनीमिया या ऑटोइम्यून बीमारी होती है। दूसरा, वेजिटेरियन में सप्लाई ही नहीं है विटामिन B12 की। दुनिया भर में जब कोलेस्ट्रॉल की बात आई, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की बात आई, तो लोगों ने जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स थे या डेयरी प्रोडक्ट्स थे, दूध और दूध से बनी चीज़ें, उनका सेवन कम कर दिया। और बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए। इसने विटामिन B12 की कमी को और बढ़ा दिया। लगभग 1945 या 48 के आसपास अमेरिका में एक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा आया था जिसमें कहा गया अमेरिका की 40% आबादी में विटामिन B12 सब ऑप्टिमल होता है। तो ऑप्टिमल लेवल होते हैं 200 से लगभग 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में। तो सब ऑप्टिमल लोअर साइड में होता है या कम होता है। और दुनिया का आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें कि सब ऑप्टिमल विटामिन B12 होता है वो भारत है। भारत मीन्स इंडियंस, और इंडियंस में भी इंडियन हिंदूस। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक पॉपुलेशन है जिसमें विटामिन B12 कम हो जाता है। स्टोर तो ठीक होते हैं, बाद में वो रिप्लेस नहीं होते, जिससे वो धीरे धीरे घटते रहते हैं। तो हमने समझा केमिस्ट्री, हमने समझा एब्जॉर्प्शन, हमने समझा कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें कम हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि करता क्या है विटामिन B12। विटामिन B12 के बॉडी में दो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, दो एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन और दूसरे को हम बोलते हैं एस एडेनोसिल कोबालामिन। तो जो मिथाइल कोबालामिन है वह मूलतः ब्लड की सेल को बनाने के लिए मज्जा में, मेरू मज्जा जो बोन मैरो जिसको बोलते हैं, वहाँ पर काम करता है और सेल के DNA बनाने में हेल्पफुल होता है। यह एक और भी काम करता है, जो हमारा फॉलिक एसिड है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमारा B12 कम हो जाता है, मेथिकोबालामिन, तो हमें सेल का बनने में कमी आ जाएगी और एक्टिव फॉलिक एसिड कम हो जाता है। और एक दूसरी चीज़ जो बढ़ जाती है वो है होमोसिस्टिन, वो बढ़ जाता है। ये जो होमोसिस्टिन का बढ़ना है, आप याद रखिए, अभी मैं बाद में बताऊंगा, ये होमोसिस्टिन का बढ़ना कहीं ना कहीं
नसों की बीमारियों से, थक के जमने से, हार्ट की बीमारी से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से इसका कोई कोरिलेशन माना जाता है। तो दूसरी फॉर्म है जो बात की हमने, एक तो हो गया ब्लड और ब्लड के बनने को लेकर मेथाइकोबालामिन, दूसरा हो गया एसिडेनोसिलकोबालामिन जिसका काम है नसों की, नर्व की, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको माइलिन बोलते हैं, उसका काम है माइलिन के बनने में, ऐसा समझा है। तो वह माइलिन का बनना कम हो जाता है और माइलिन डिफेक्टिव तरह की बनने लगती है। और जब ये कन्वर्जन जिसको कि ये एक्टिवेट करता है वो नहीं होता तो एक कंपाउंड है दूसरा MMA जो कि यूरिन में निकलने लगता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी विटामिन B12 कम होने पर विटामिन B12 कम हो जाता है, होमोसिस्टिन और ये MMA इन यूरिन, MMA यूरिन में ये बढ़ जाता है। ये भी एक टेस्ट करने के तरीके हैं आजकल जो कि अपनाए जाते हैं। तो हमने समझा केमिस्ट्री, हमने समझी सोर्सेज जो कि बाय द लार्ज नॉन वेजिटेरियन है, हमने समझा स्टोर कितना है, हमने ऑप्टिमल वैल्यू समझी और हमने दो चीज़ें समझी, विटामिन B12 काम कहाँ करता है। अब ये समझते हैं कि कमी कैसे हो जाती है। एक तो हो गया मान लिया खान पान में कमी, हम लोग वेजिटेरियन, हम विटामिन B12 के सोर्सेज नहीं लेते। दूसरा, अगर व्यक्ति को डायरिया है, व्यक्ति के स्टमक ठीक तरह से काम नहीं करता, जैसे ब्रियाट्रिक सर्जरी में स्टमक को छोटा कर दिया गया है, कई यंग फीमेल्स है वो खाना ही कम खाते हैं, बुलिमिया होता है उनको, साथ में कुछ दवाएं हैं जैसे कि एसिड कम करने की दवाएं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो वो एसिड को कम कर देते हैं स्टमक के और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी घटा देते हैं। एज के साथ भी कई बार हाइपोक्लोराहाइड्रीमिया हो जाता है, वहाँ पर भी विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन पुअर हो जाते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल हैं, उनका डिमांड ज़्यादा है। तो हमारे खाने के पाचन के डिस्टर्बेंस, हमने सर्जरी के द्वारा स्टमक छोटा किया, इंटेस्टीन छोटा किया, हम बुलिमिया है, यंग फीमेल्स हैं, कुछ दवाएं हैं जैसे जो कि माहवारी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव, या डायबिटीज़ की एक दवा है मेटफॉर्मिन, या मैंने अभी बताया एसिड कम करने की दवा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यह भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो विटामिन B12 कम हो गया, कम होने से क्या हुआ, लाल सेल का बनना, बोन मैरो का बनना, सेल जो एक्टिव फॉर्म हो रही है उनके बनने में अंतर आ जाता है, फॉलिक एसिड एक्टिव कन्वर्ट नहीं होता और होमोसिस्टिन बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नसों को लेके, नर्व्स को लेके, जो मेरा तंत्रिका तंत्र है उसको लेके, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर नर्व तक नुकसान होता है। तो अब ऐसा समझते हैं होता क्या सिम्टम है। एक बड़ी अच्छी किताब है पब्लिश हुई, एक राइटर हैं V. सैली करके, उन्होंने लिखी थी। तो किताब थी B12, कुड इट बी B12 डेफिशिएंसी, इट इज़ एपिडेमिक ऑफ मिसडायग्नोसिस। तो एक किताब है जो पब्लिश हुई जिसमें कहा गया B12 डेफिशिएंसी, बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जिसको उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्या ये B12 डेफिशिएंसी है और ये मिसडायग्नोस हो रहा था। तो बुक का नाम है, यू कैन सी इट ऑनलाइन ऑल्सो, कि कुड इट बी B12 डेफिशिएंसी epidemic of misdiagnosis by V. Sally। तो अब होता क्या है, जब हमारे ब्लड का बनना कम होता है, और दूसरी बात बताएं, ब्लड का बनना ऑप्टिमल लेवल से कम पे होता है, यानी 200 से कम पे, 100 कई बार 74 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन जो नसों के अंतर हैं वो बहुत पहले आने लगते हैं और ये बड़े मिसगाइडिंग हो जाते हैं कि नॉर्मल लेवल बना हुआ है लोअर साइड में, लेकिन वो नसों के अंतर आ जाते हैं। तो पहले समझते हैं बच्चों में जो पीडियाट्रिक एज है उसमें क्या होता है। अगर माता को, प्रेग्नेंट फीमेल को B12 कम है, दुनिया भर में फॉलिक एसिड दिया जाता है और कई देशों में तो आटे में फॉलिक एसिड मिला के दिया जाता है जिससे फॉलिक एसिड पूरा हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया B12 फॉलिक एसिड को एक्टिवेट करता है, तो फॉलिक एसिड की कमी देखी, फॉलिक एसिड दे दिया, B12 नहीं दिया, तो ये इसकी जो कमी है वो मास्क्ड हो गई, उस समय छुप गई। तो जिन माताओं में फॉलिक एसिड दिया गया, एक डिफेक्ट था, NVD बोलते हैं उसको, जिससे कि नसों के बनने में डिफेक्ट हो रहा था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहे थे, उसके लिए फॉलिक एसिड दिया जाने लगा। तो बच्चा अगर पैदा होता है जो मैटरनल मिल्क में भी उसको नहीं मिल रहा है, मदर भी डेफिशिएंट थी, बच्चे में स्टोरेज कम है, तो बच्चों में कई बार ब्रेन की बनावट में अंतर आ जाते हैं, व्यवहार में अंतर आ जाते हैं, सीखने की क्षमता में अंतर आ जाते हैं, उनको थका थका लगता है, वो खाना नहीं खा पाते और उनमें B12 डेफिशिएंसी होती है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें, सिम्टम बड़े वेरीड होते हैं कि कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पैरों में, हाथों में पिन और पॉइंट
सेंसेशन जिसको सुन्नपन या चुभना कहते हैं। दिमाग में कई बार इस तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं जिनको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की तरह ट्रीट किया जाता है या वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। एक बहुत ख़राब बीमारी है जिसको SACD कहते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेट कर जाती है धीरे धीरे और पैर हाथ का चलना लुंज हो जाता है और काफ़ी सारी कमी आ जाती है। तो दूसरी तरफ एक चीज़ देखें तो होमोसिस्टिन जो बढ़ा उसके कारण से पेशेंट को नसों की तकलीफ़ या थक्के का जमना या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेसल की तकलीफ़ ये भी हो जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर राइट फ्रॉम फटीग, थकान से लेके, लिस्टलेसनेस से लेके, मेंटेशन से लेके सीरियस डिसऑर्डर तक, और ब्लड का हीमोग्लोबिन, ये सब कमना बहुत देर में कम होता है और ये भी कम होता है। तो आप समझ सकते हैं जब भी हम बात कर रहे थे 50% हमारी आबादी सब ऑप्टिमल पर है, माइनर सिम्टम होते हैं, हम लोग बाय द लार्ज वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, तो कितना भयावह रूप तकलीफ़ का है। और कई बार ये बहुत सीरियस रूप में भी आ जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट मित्र, हमारे साइकियाट्रिस्ट मित्र, वो इलाज करते हैं, लेकिन कई बार बीमारी इस तरह से केसेस होते हैं जो कि अनडायग्नोस या मिसडायग्नोस हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने चर्चा की। तो 1980 से इलाज के बारे में अगर बात करें, शॉट्स ऑफ विटामिन B12, ऐसी धारणा आ गई कि शॉट्स ऑफ विटामिन B12 देना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो इलाज है इसका वो बहुत ही इकोनॉमिक है, बहुत ही कम खर्च का इलाज है, कि जो इलाज में दिया जाता है वो तरह तरह के इंजेक्टेबल दिए जाते हैं जो कि हाइड्रोक्सीकोबालामीन है या मैथिकोबालामीन है, जिनके 6 शॉट्स लगभग 3 दिन से 7 दिन के अंतर पे दिए जाते हैं। और उसके बारे में अगर हाइड्रोक्सीकोबालामीन यूज़ किया है या मैथिकोबालामीन तो लगभग 6 महीने के बाद एक शॉट दिया जाता है 1000 माइक्रोग्राम का। टैबलेट फॉर्म में भी आता है और टैबलेट के रूप में भी 1500 माइक्रोग्राम मात्रा है जो ली जाती है। कई बार साइनोकोबालामीन यूज़ करते हैं तो उसका रिपीट शॉट बार बार हर महीने पे दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट कितना? ट्रीटमेंट जिन लोगों को डेफिशिएंसी हो गया है उनको चेक करवाना होता है बार बार 6 महीने साल भर में, और लगभग लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट लेना होता है। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत इकोनॉमिक है। अगर आप बात करें कि कई बार हम MRI करा डालते हैं या CT स्कैन करा डालते हैं तो वो टेस्ट बहुत महंगे हैं, शायद उतने रुपयों में जीवन पर्यंत का इलाज हो सकता है एक CT स्कैन या एक थायराइड MRI की कॉस्ट में। तो जो हमने आज चर्चा की कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, अभी हमने केमिस्ट्री की बात की थी, सोर्सेज की थी, बाय द लार्ज नॉन वेजिटेरियन है, एब्जॉर्प्शन की बात की थी, हमने एक पर्नीशियस डिजीज़ की बात की थी, और हमने ये कहा कि नसों के, नर्व्स के जो सिम्टम हैं वो खून के कम होने के सिम्टम से बहुत पहले आ जाते हैं और हाईली प्रेवलेंट तकलीफ़ है। इलाज बहुत ही इकोनॉमिक है, आसानी से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात विटामिन B12 डेफिशिएंसीज़ को लेकर कुछ मदद मिलेगी, कुछ फ़ायदा मिलेगा। मुझे आपके प्रश्नों का इंतज़ार बना रहेगा, मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। कुछ प्रश्न आ रहे हैं। आदाब काशिफ साहब, काशिफ साहब का कोई सवाल है क्या? कोई अगर सवाल है मैं पूछने के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर। तो कोई भी अगर आपका सवाल है, मैं अभी भी और अगर बाद में भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। पुनः आने वाले त्योहारों की सभी को, पूरे देशवासियों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह की और भी चर्चाएं लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।